मैं डॉक्टर ए.के. शर्मा साकेत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य, आइडियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, अर्थात आदर्शवादी शिक्षा का क्या उद्देश्य रहा है, कौन कौन से उद्देश्य आदर्शवादियों ने निर्धारित किया, आज इसके बारे में बात करेंगे। आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य। आदर्शवादी दार्शनिक चिंतन में विचारों, नैतिकता, आदर्शों तथा अध्यात्म को ही मानव जीवन का मूल तत्व, मूल अंश या सार के रूप में स्वीकार किया जाता है। यही कारण है कि आदर्शवाद ने शिक्षा की सहायता से मानव जीवन के आध्यात्मिक पक्ष के रूप में सनातन आदर्शों, मूल्यों और नैतिकता के विकास पर विशेष बल दिया है। आदर्शवादी दर्शन इस संसार की वास्तविकता अर्थात रियलिटी को समझने के लिए व्यक्ति को स्वयं के अंदर झांकने और उसकी अनुभूति करने तथा अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने पर भी जोर देता है। यही कारण है कि आदर्शवादियों ने शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा की और आदर्शवादियों ने जो उद्देश्य बताया शिक्षा के संदर्भ में, वो पहला उद्देश्य यह बताया कि आत्मानुभूति करना, सेल्फ रियलाइजेशन आदर्शवादियों ने शिक्षा का पहला उद्देश्य बताया। आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा परमात्मा के चरम स्वरूप को जानना है। इसी को आत्मानुभूति, आदर्श व्यक्तित्व की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति अथवा परम आनंद की प्राप्ति कहा जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आत्मा परमात्मा के चरम स्वरूप को कैसे जाना जा सकता है। आत्मानुभूति प्राप्त करने के 4 सोपान बताए गए हैं। जैसे पहला सोपान है शारीरिक स्व, दूसरा है सामाजिक स्व, तीसरा बौद्धिक या मानसिक स्व और चौथा जो सोपान है वह है आध्यात्मिक स्व। स्व से तात्पर्य क्या है, स्व का आशय क्या है? स्व का आशय यह है कि व्यक्ति के वास्तविक रूप से ही है। स्व का तात्पर्य व्यक्ति के वास्तविक रूप से है, अर्थात स्व शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए, सेल्फ के लिए किया गया है। प्रथम सोपान पर व्यक्ति को अपने प्राकृतिक स्व का विकास करना होता है, जिसके अंतर्गत मनुष्य का शारीरिक विकास आता है। दूसरे सोपान पर उसे अपने सामाजिक स्व का विकास करना होता है, जिसके अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक एवं नागरिकता का विकास आता है। तीसरे सोपान पर उसे अपने आध्यात्मिक स्व का विकास करना होता है। तीसरे सोपान पर उसे अपने मानसिक स्व का विकास करना होता है। इसके अंतर्गत बौद्धिक या विवेक शक्ति का विकास करना होता है। और चौथे तथा अंतिम सोपान पर उसे अपने आध्यात्मिक स्व का विकास करना होता है। इसके अंतर्गत आध्यात्मिक चेतना का विकास आता है। शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि बालक आत्मा की अनुभूति कर सके, अपने वास्तविक अर्थात अपने असली स्वरूप को पहचान सके, आत्मबोध की ओर अग्रसर हो सके। इस तरह से आदर्शवादियों ने आत्मानुभूत करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना शिक्षा का पहला उद्देश्य बताया। और शिक्षा का जो दूसरा उद्देश्य निर्धारित किया आदर्शवादियों ने, वह है आध्यात्मिक विकास या उन्नति करना, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात कही। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के द्वारा बालक का आध्यात्मिक विकास किया जाना चाहिए और इसके लिए आदर्शवादियों ने
उन मूल्यों की प्राप्ति को आवश्यक समझा है जो पूर्ण, चिरंतन, सर्वमान्य तथा सब काल के लिए, सभी परिस्थितियों के लिए, सभी काल परिस्थिति के लिए उपयोगी हैं। शिक्षा इस प्रकार से प्रदान की जाए कि प्रत्येक बालक इन मूल्यों सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति कर सके। आदर्शवादियों ने जो शिक्षा का तीसरा उद्देश्य बताया है वह है सांस्कृतिक विरासत की रक्षा एवं वृद्धि, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि करना है। शिक्षा सांस्कृतिक धरोहर, जो सांस्कृतिक हमारी विरासत है, जो धरोहर है, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक शिक्षा ही पहुंचाने का कार्य करती है, उसकी समृद्धि करती है। इस तरह से आदर्शवादियों ने जो संस्कृति का ज्ञान है, हस्तांतरण है, ट्रांसमिशन है, ज्ञान का हस्तांतरण तथा संस्कृति का हस्तांतरण और संरक्षण करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना है। और आदर्शवादियों ने जो चौथा उद्देश्य बताया है शिक्षा के लिए वह है आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति। आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम, शिवम तथा सुंदरम आध्यात्मिक मूल्य हैं। ये मूल्य चिरंतन हैं, शाश्वत हैं, अस्थायी हैं, अपरिवर्तनशील हैं और सत्य हैं। इनका निर्माण मनुष्यों ने नहीं किया है, मानव के द्वारा इन्हें निर्मित नहीं किया गया है, बल्कि ये पूर्व निर्धारित हैं। मनुष्य को ये मूल्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये विरासत में मिले हैं। शिक्षा का उद्देश्य बालक को इन आध्यात्मिक मूल्यों की अनुभूति कराना है। इन मूल्यों की अनुभूति होने पर ही बालक का आध्यात्मिक विकास हो सकेगा। इस तरह से आदर्शवादियों ने उस उद्देश्य के बारे में बताया। पांचवा उद्देश्य है पवित्र जीवन की प्राप्ति, मतलब रियलाइजेशन ऑफ होली लाइफ। आदर्शवादी भौतिक जगत की वस्तुओं और उनसे प्राप्त सुखों को क्या मानते थे? मिथ्या मानते थे। वे आत्मिक विकास और आध्यात्मिक मूल्यों की अनुभूति पर बल देते हैं और इसके लिए व्यक्ति के जीवन का पवित्र होना आवश्यक मानते हैं। आदर्शवादियों का विचार है कि शिक्षा के द्वारा बालक में अच्छे और बुरे में भेद करने की क्षमता, उचित और अनुचित में, वांछनीय और वांछनीय में, वांछनीय और अवांछनीय में अंतर कर सकने की क्षमता विकसित की जानी चाहिए, तभी वह आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकेगा। इस तरह से आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य पवित्र जीवन की प्राप्ति होना चाहिए। छठा उद्देश्य क्या बताया है आदर्शवादियों ने? विशेष तौर पर शिक्षा के संदर्भ में इन्होंने बताया कि शाश्वत एकता को प्राप्त करना भी एक शिक्षा का उद्देश्य है। आदर्शवादियों के अनुसार मानव समाज को शिक्षा के द्वारा शाश्वत एकता की प्राप्ति करनी चाहिए। विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं में जो दैवी एकता है उसे मनुष्य को एकाकार समझना चाहिए। एक शिक्षा शास्त्री फ्रोवेल का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने खेल विधि का आविष्कार किया था। खेल विधि के जन्मदाता के रूप में फ्रोवेल को माना जाता है। फ्रोवेल ने कहा है कि इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें एक शाश्वत नियम है और यह जो व्याप्त नियम है वो शाश्वत एकता पर आधारित है। यही एकता परमात्मा है। शिक्षा का कार्य क्या है? शिक्षा का कार्य मनुष्य को इस बात के लिए प्रेरित एवं पथ प्रदर्शित करना है कि वह प्रकृति का सामना कर सके तथा परमात्मा से एकाकार कर सके। इस तरह से फ्रोवेल ने इस शाश्वत एकता को प्राप्त करने का अपना एक विचार व्यक्त किया है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि आदर्शवाद में पाठ्यक्रम की क्या स्थिति थी। आदर्शवादियों ने किस तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, किस तरह के पाठ्यक्रम के निर्माण की बात बताई है।
इसको भी हम लोग देखते और समझते हैं। जहाँ तक करिकुलम की बात है, जो पाठ्यक्रम है आदर्शवादियों के अकॉर्डिंग, आदर्शवाद एक ऐसे पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है जो मनुष्य के विचारों, आदर्शों तथा अनुभवों पर आधारित हो। आदर्शवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम में मानव जाति के संपूर्ण अनुभव तथा समाज की सभ्यता एवं संस्कृति के उत्कर्ष को स्थान मिलना चाहिए, ऐसा आदर्शवादी विचारक कहते हैं। इस प्रकार आदर्शवादी अपने पाठ्यक्रम में मानवीय तथा वैज्ञानिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान देना चाहते हैं। प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक प्लेटो ने क्या बताया है? प्लेटो के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति जीवन का प्रमुख उद्देश्य है और इस उद्देश्य की पूर्ति सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों को अपनाने से ही हो सकती है। ये तीनों आदर्श बौद्धिक, नैतिक तथा कलात्मक या सौंदर्यात्मक क्रियाओं से संबंध रखते हैं। इस प्रकार पाठ्यक्रम में उन सभी विषयों का समावेश किया जाना चाहिए, उन सभी विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो बालक के बौद्धिक, नैतिक और कलात्मक विकास के लिए आवश्यक हैं। आदर्शवादी पाठ्यक्रम में बौद्धिक विकास के लिए या बौद्धिक क्रियाओं से संबंधित विषय, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत कौन कौन से विषय को इसमें शामिल करने की बात बताई है। जैसे लैंग्वेज की बात उन्होंने बताया कि भाषा होनी चाहिए, मतलब ख़ास तौर पे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत, बौद्धिक क्रियाओं के अंतर्गत भाषा और साहित्य, लिटरेचर, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, इस तरह से नैतिक विकास और नैतिक क्रियाओं, मोरल एक्टिविटीज़ से संबंधित विषय जैसे धर्म, अध्यात्म शास्त्र, नीति शास्त्र, धर्म मतलब रिलीजन, अध्यात्म शास्त्र मेटाफिजिक्स, नीति शास्त्र एथिक्स, तथा कलात्मक या जो सौंदर्य से संबंधित विषय हैं जैसे आर्ट्स हैं, कला, कविता, पोएट्री, विषयों का समावेश किया जाना चाहिए या विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस तरह से आदर्शवादी विचारक ने पाठ्यक्रम के बारे में अपना सुझाव दिया, पाठ्यक्रम के निर्धारण की बात कही, पाठ्यक्रम में किन विषयों को शामिल किया जाएगा उसके बारे में बताया। और अब हम इनके अगले विचार को देखते हैं कि आदर्शवाद और शिक्षण विधियाँ किस तरह की थी। आदर्शवादी विचारकों ने कौन कौन सी शिक्षण विधियों के बारे में बताया है। आइडियलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। आदर्शवादी विचारकों के अनुसार शिक्षण कार्य करते समय अध्यापक को किसी एक विधि में बंधकर नहीं रहना चाहिए। अध्यापक को अपने उद्देश्यों, बालकों की रुचियों और योग्यताओं के अनुरूप उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए। आदर्शवादी विचारक शिक्षण विधियों की अपेक्षा शिक्षा के उद्देश्यों पर अधिक बल देते हैं। शिक्षण विधियों की अपेक्षा किस पर बल देते हैं? शिक्षण के उद्देश्यों पर, शिक्षा के उद्देश्यों पर अधिक बल दिया करते हैं आदर्शवादी विचारक। उनके अनुसार यदि हमारे लक्ष्य स्पष्ट व निश्चित हैं तो उनके अनुसार शिक्षण विधि का निर्धारण किया जाना चाहिए। आदर्शवादी अपने आप को किसी एक विधि का, किसी एक मेथड का भक्त न मानकर विधियों का निर्माता और निर्धारक मानते हैं। इस तरह से इन्होंने कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रतिपादन किया, कौन कौन सी शिक्षण विधियों के बारे में बताया है। आइए हम लोग देखते हैं कि आदर्शवादियों का जो विचार है कि किसी भी रूढ़िवादी शिक्षण विधि को अपनाने से विद्यार्थियों की इच्छा तथा जो तर्क शक्ति है विद्यार्थियों के अंदर उसका दमन होता है, इसलिए रूढ़िवादी शिक्षण विधि उपयुक्त नहीं है। विभिन्न आदर्शवादी दार्शनिकों ने विभिन्न शिक्षण विधियों को अपनाया है। इस कारण आदर्शवाद में
कोई एक शिक्षण विधि नहीं है, बल्कि ज्ञान के अन्वेषण में जो भी विधि सहायता दे वही उपयुक्त है। जैसे सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि, और कौन सी विधि? प्रश्नोत्तर विधि या प्रश्न विधि, ये सुकरात ने इसको बताया था। सुकरात इसके प्रश्नोत्तर विधि के जनक माने जाते हैं, जनक हैं भी। और प्लेटो ने संवाद विधि, डायलॉग मेथड के बारे में बताया कि इस विधि से विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अरस्तु ने आगमन और निगमन विधि, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड के बारे में बताया। हीगल ने तर्क विधि का सुझाव दिया, लॉजिकल मेथड के बारे में। और हर्बार्ट ने निर्देशन विधि अर्थात इंट्रोडक्शन मेथड के बारे में बताया। फ्रोबेल ने खेल विधि, प्लेबे मेथड के संदर्भ में सुझाव दिया। और पेस्टोलॉजी ने अभ्यास और आवृत्ति विधि अर्थात प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन मेथड पर विशेष रूप से बल दिया है। आदर्शवादियों के अनुसार बालक को शिक्षा देने की जो सबसे उत्तम विधि है वो कौन सी विधि है? प्रश्नोत्तर तथा वाद विवाद विधि, जो डिस्कशन मेथड है और क्वेश्चनिंग मेथड है, वो सबसे अच्छी विधि है, जिसके द्वारा बालक में विचार और तर्क करने की शक्ति तीव्र हो जाती है, प्रबल हो जाती है तथा निर्णय करने की शक्ति का विकास होता है। आदर्शवादी व्याख्यान विधि मतलब लेक्चर मेथड को भी महत्व देते हैं, क्योंकि वे यह मानते हैं कि इस विधि के द्वारा बालकों को वस्तुनिष्ठ ज्ञान दिया जा सकता है और उनमें रचनात्मक प्रवृत्तियों के प्रति सौंदर्य के अनुभूति की भावना को जगाया जा सकता है। इस तरह से आदर्शवादियों ने अपने सिद्धांतों, आदर्शवाद के जो सिद्धांत हैं, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, उनके बारे में, शिक्षण विधियों के बारे में विचार दिया है। अब आइए हम लोग, अगर हम समग्र रूप से इसका मूल्यांकन करते हैं या इसके बारे में देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने इस शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया है, तो आदर्शवादियों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। आदर्शवादियों ने शिक्षा में आदर्शों या विचारों को प्रमुख स्थान प्रदान किया है। उनके अनुसार बालकों में इन आदर्शों और विचारों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देना और उनमें सूझबूझ का विकास करना शिक्षक का परम कर्तव्य बताया है। पाठ्यक्रम का निर्माण भी इन्हीं आदर्शों और विचारों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार आदर्शवादी अपनी शिक्षा व्यवस्था में बालक को केंद्रीय स्थान प्रदान नहीं करता। आदर्शों, विचारों और शिक्षक की तुलना में बालक का स्थान क्या है? गौण है। आदर्शवादियों ने शिक्षा के लिए विद्यालय को अत्यंत आवश्यक माना है, क्योंकि विद्यालय ही वह स्थान है जहाँ पर बालकों को विचार और तर्क करने के लिए उचित मार्गदर्शन, उचित पथ प्रदर्शन प्राप्त होता है, जहाँ सामाजिक गुणों का विकास होता है, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गुणों को ग्रहण करने का अवसर मिलता है तथा समाज कल्याण से संबंधित प्रश्नों और उनके समाधान पर विचार किया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इन्होंने किस तरह से शिक्षक और शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और विद्यालय के संदर्भ में आदर्शवादियों ने अपना सुझाव दिया है। अब आइए हम लोग आधुनिक शिक्षा पर आदर्शवाद का किस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है, इसके बारे में भी देखते हैं। सभ्यता के ऊषा काल से ही, जब से सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ, प्रारंभ से ही, उषा काल से ही आदर्शवाद शिक्षा को प्रभावित करती चली आ रही है। चाहे लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ने की बात हो या उनके चारित्रिक एवं नैतिक उन्नयन की, आज भी लोग आदर्शवाद के विचारों को बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं। आदर्शवाद आज के
पतनोन्मुख समाज हेतु आशा की किरण और प्रेरणा का स्रोत है। आदर्शवाद ने सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसे सनातन मूल्यों का जो संदेश दिया है वे आज के युग में भी पालनीय एवं हृदयंगम करने योग्य हैं, स्वीकार करने योग्य हैं। आज भी पाठ्यक्रम निर्माण में ऐसे मूल्यों का ज्ञान कराने हेतु उपयुक्त पाठ विषयों को स्थान दिया जाता है, जिससे विद्यार्थियों का मन पुलकित एवं विकसित हो, उन्हें दैवीय गुणों का बोध हो, उनमें नैतिकता, सद्चरित्रता, विनयशीलता और मानवता का उनके अंदर प्रस्फुटन एवं बीजारोपण हो। आदर्शवाद की नैतिक शिक्षा का ही प्रतिफल है कि वर्तमान समय में दुनिया के प्रत्येक देश इसे अपने शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग बनाने हेतु क्रियाशील हैं। यह आदर्शवाद का आधुनिक शिक्षा पर प्रभावशीलता का ही परिणाम है। आज भी किसी देश की शिक्षा के उद्देश्य मूलतः वही हैं जिनका प्रतिपादन आदर्शवादियों ने किया है। आदर्शवादियों द्वारा विकसित शिक्षण विधियों का प्रयोग भी किसी न किसी रूप में आज भी स्वीकार किया जाता है। शिक्षा की पाठचर्या में भाषा और साहित्य के महत्व को आज भी स्वीकार किया जा रहा है, आज भी स्वीकार किया जाता है। शिक्षा की अन्य समस्याओं के समाधान में आदर्शवाद बहुत ही सहायक है। शिक्षा को अध्यात्म एवं मूल्यवादी विचारों से संपृक्त करने हेतु आधुनिक शिक्षाविद नई नई प्रणालियों के अन्वेषण में संलग्न हैं। यह सब आदर्शवादी विचारों का स्पष्ट रूप से प्रभाव ही है जो आज हम आधुनिक समय में भी देख रहे हैं। तो इस तरह से आदर्शवादियों और आदर्शवाद का शिक्षा पर किस तरह से खास तौर पर वर्तमान शिक्षा पर किस तरह से इम्पैक्ट है, किस तरह का प्रभाव है, ये भी हम लोगों ने देखा। और अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे ई शिक्षा यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर न किया हो तो प्लीज़ अवश्य इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना जो है सुझाव भी दें। थैंक यू। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।